इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है बेन नाम के एक बूढ़े आदमी को दिखाते हुए, जो अपने $1 मिलियन एंटीक शॉप में बैठकर मजे कर रहा था। बेन हर वो एंटीक चीज खरीद लेता जो काफी ज्यादा एंशियंट हो और कई साल पुरानी हो, और वो इन सारी एंटीक चीजों को अपनी शॉप में संभाल कर रखता, जिससे कि उन सारी एंटीक शॉप को 10 गुना दाम में बेचा जा सके। बेन को तो इन सारी चीजों से काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ करता था। अब हमें साइमन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो उसी के एंटीक शॉप में काम करता था। साइमन के हाथ में एक क्रॉसबो होती है जो कई साल पुरानी थी और उसके शॉप में एक एंटीक के वजह से रखी गई थी। साइमन को ये क्रॉसबो बहुत ज्यादा पसंद आती है, इसीलिए वो बेन के पास उसे लेकर चला आया था। बेन जब क्रॉसबो को देखता है तो उसे पता चला कि ये तो एंशिएंट जमाने की है, जब इस तरीके के हथियार बनाना स्टार्ट किए गए थे, और उस क्रॉसबो के पीछे कुछ अजीब तरीके के स्पेल्स लिखे गए थे जो नॉर्मल भाषा में नहीं होते। उन्हें तो कुछ स्पेशल लैंग्वेजेस चाहिए समझने के लिए। इसी तरीके की एंशिएंट चीजें बेन की शॉप में रखी गई थी, और यहाँ तक कि इजिप्ट के देवताओं के भी सामान वहाँ रखे गए होते हैं। यहाँ पर साइमन बेन से पूछने लगा कि आपके पास सबसे प्रीमियम चीज कौन सी है इस शॉप के अंदर, लेकिन बेन पता नहीं क्यों साइमन को ये बातें बताता ही नहीं और उसे टाल देता है। अब हमें यहाँ बेन की सेक्रेटरी लीना दिखाई जाती है, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग से रिलेटेड बेन को बुलाने के लिए चली आई थी। बेन तो अपनी इन सारी चीजों में बिजी हो गया, जिससे कि अब साइमन को ही उस पूरे शॉप को हैंडल करना पड़ा। लेकिन उन सभी को क्या पता था कि आगे चलकर कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो बेन से लेकर पूरे सिटीजन्स को खतरे में डाल देंगी। अब हमें यहाँ कुछ चोर दिखाए जाते हैं जो कि उसी एंटीक शॉप के सेक्रेटरी को मारते हुए अंदर घुस गए थे। इन सारे चोरों की एक टीम भी होती है जिन्होंने जल्द से जल्द उस एंटीक शॉप के अंदर छापा मार दिया और लगातार एंटीक चीजें अपने पास जमा करने लगे थे। बाद में ये पता चला कि बेन की सेक्रेटरी जिसका नाम लीना था वो भी उनके साथ शामिल हुई है, यानी कि वो भी एक चोर है जो पूरी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा रही थी। अब सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग होने के बाद वो सारे चोर एक दरवाजे के पास आ गए थे, क्योंकि लीना को हाल ही में पता चला था कि बेन ने इस कमरे के अंदर बहुत ही ज्यादा कीमती चीज छुपा कर रखी है, और अब कीमती चीज होगी तो चोर उसके पास आएंगे ही। उन लोगों ने जल्द से जल्द उस दरवाजे का ताला ओपन कर दिया, जिसके ऊपर डबल सिक्योरिटी लगाई गई थी, यानी कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है और बहुत ही ज्यादा कीमती हो सकता है। जल्द से जल्द जब वो सारे लोग दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तब पता चला कि वहां पर तो सिर्फ सिल्वर ताबूत रखा गया है और उसके अलावा पूरी जगह खाली है। आखिरकार इस ताबूत के अंदर हो क्या सकता था उन्हें कुछ अंदाजा नहीं होता। सभी चोर तो अपने हिसाब से बनाने लगे थे कि इसके अंदर बहुत सारे खजाने रखे होंगे, इसीलिए उन्हें कवर किया गया है सिल्वर ताबूत से, नहीं तो अगर रखना होता तो ये नॉर्मल ताबूत भी रख सकते थे। उन सारे चोरों में से एक आदमी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने तो अब अपनी पूरी जान लगा दी उस ताबूत को ओपन करने के लिए। हालांकि ताबूत तो नहीं ओपन होता, लेकिन वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। लेकिन आगे बढ़ते ही अचानक एक ट्रैप उसके सामने ओपन हो गया था। उस ट्रैप के एक्टिवेट होते ही कुछ नुकीले खंजर सीधा आकर उस चोर के बॉडी में घुस जाते हैं। वो चोर वहीं का वहीं ढेर होकर मारा गया था। बाकी सारे लोग ये देखकर एकदम चौंक गए, क्योंकि यहाँ पर जाल भी बिछाए गए हैं, इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। यहाँ एक दूसरा चोर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं बच पाया, क्योंकि पीछे की तरफ से एक और ट्रैप जिसमें नुकीले खंजर लगे थे वो भी आकर उसके बॉडी में घुस जाते हैं, यानी कि दूसरा चोर भी बुरी तरीके से मारा गया था। अब उन चोरों को लग रहा होता है कि जरूर किसी को पता चल चुका है कि हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन लीना उन्हें कह रही थी कि बेन बिजी है और उसे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो इसके लिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ जल्द से जल्द बाहर निकलने के लिए दो चोरों ने दीवारों पर बॉम्ब लगा दिए थे, जिससे कि एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के कारण दीवार में काफी बड़ा छेद हो गया था, जिससे कि वो सभी लोग बाहर निकल सके। लेकिन यहाँ पर टॉम नाम का उन सारे चोरों का लीडर कह रहा था कि हमें ये ताबूत लेकर चलना चाहिए। बाकी चोर बहुत ज्यादा चौंक गए, क्योंकि इस सिचुएशन में भी उनके लीडर को फायदा और चोरी करने का देखना है। उनके दो साथी बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए, इसका उन्हें कुछ अफसोस ही नहीं। लीडर के कहने पर वो सभी लोग ताबूत उठाकर आगे भी बढ़ने लगे। उस धमाके में जो शोर हुआ उसकी वजह से बेन एकदम चौंक जाता है। उसे समझ गया था कि जरूर उसके शॉप में कोई तो घुसा है, इसीलिए उसने अपने टेबल के नीचे मौजूद एक बटन को दबा दिया, जिसकी मदद से कबर्ड के पीछे से कई सारे हथियार निकल जाते हैं। ये हथियार बहुत ही ज्यादा एडवांस थे, और चौंकाने वाली बात ये होती है कि ये सारे हथियार और उनके बुलेट सिल्वर से बनाए गए थे। अब इसके पीछे क्या रीजन था ये तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। बेन ने एक गन निकाली और सिल्वर बुलेट उसके अंदर डाल दी, जिसके बाद वो जल्द से जल्द बेसमेंट की तरफ चला गया था।
बेसमेंट में जाकर बेन को पता चला कि सीक्रेट डोर तो ओपन हुआ है और वहाँ 2 चोरों की लाशें देखकर वो समझ गया था कि ये ताबूत चोरों ने चुरा लिया है। दीवार में एक बहुत ही बड़ा छेद था जिसमें बाकी बचे हुए लोग सिल्वर ताबूत को लेकर यहाँ से चले गए। इन सारी चीजों की वजह से बेन काफी घबरा जाता है। वो तुरंत ही अपने शॉप के अंदर आया और सारा सामान पैक करने लगा। साइमन जो उसके यहाँ पर काम किया करता था वो बेन से पूछता है कि आखिर क्या हो गया, उस ताबूत में ऐसा क्या था जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हो। बेन ने कहा कि वो काफी इंपॉर्टेंट चीज थी और मुझे वो ढूंढ कर ही रहना पड़ेगा। इसीलिए बेन निकल पड़ रहा था एक लंबी जर्नी के लिए और उसके एब्सेंस में साइमन ही उस पूरे एंटीक शॉप को संभालेगा। साइमन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, इसीलिए वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं बेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए निकल पड़ा था। अब हमें यहाँ एक एरोप्लेन दिखाई जाती है जिसके अंदर पीटर और शॉ नाम के वही चोर ताबूत को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कई देर से ट्राई करने के बावजूद भी वो ताबूत ओपन नहीं होता। तभी सेक्रेटरी लीना आकर उन दोनों को समझा कर जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस ताबूत को खरोच नहीं आनी चाहिए और तुम अपना काम आराम से करो। पीटर और शॉ इस बात से काफी परेशान हो गए कि आखिरकार इसे ओपन कैसे किया जाए, क्योंकि इसे ओपन करने के बाद जो खजाना मिलेगा तभी उसे वो डिवाइड कर पाएंगे। पीटर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, इसीलिए वो लीना के साथ अंदर की तरफ चला जाता है। शॉ बहुत ही गुस्से में बैठा हुआ था ताबूत के पास और वो हर मुमकिन कोशिश करता है ताबूत को ओपन करने के लिए। अब इस पूरे प्रोसेस में उसकी अंगुलियों पर थोड़ा सा कट लग जाता है जिससे कि शॉ का थोड़ा सा खून ताबूत के ऊपर गिर गया था। लेकिन शॉ का ये ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता और वो अपने काम में बिजी हो जाता है। तभी हमें दिखाया गया कि शॉ का खून अब धीरे धीरे ताबूत के अंदर जा रहा है जैसे कि कोई उसे एब्जॉर्ब कर रहा था। ऐसा होने के बाद अचानक ताबूत के अंदर से धुआं निकलने लगा। ये सारी चीजें कुछ ऐसा प्रतीत हो रही थी कि वो ताबूत ओपन होने वाला है जिसके अंदर कोई तो मौजूद है। शॉ ने तो ये सारी चीजें नोटिस करते हुए उस ताबूत के ऊपर एक क्रॉस के निशान को सीधा कर दिया। ये परफॉर्म करते ही अचानक वो ताबूत ओपन हो जाता है। शॉ तो बहुत ही ज्यादा डर गया, इसीलिए वो साइड में आ जाता है और देखने लगता है कि उसके अंदर है क्या। चारों तरफ फॉग फैल चुका था और उस ताबूत में से बड़े बड़े कीड़े निकल रहे थे। ये तो लीचेस होती हैं जो नॉर्मल साइज से काफी ज्यादा बड़ी थी। शॉ ने यहाँ पर देखा कि उस ताबूत के अंदर किसी को लेटाया गया है जिसके चेहरे पर एक मास्क था। वो जल्द से जल्द जाकर उस ताबूत के पास देखने लगा तो शॉ को उस आदमी के पास एक क्रॉस दिखाई देता है जो काफी प्रीमियम लग रहा था। शॉ ने तो उस क्रॉस को उठा लिया और अपने पास रखने का डिसाइड किया। लेकिन अचानक थोड़ी देर के अंदर ही ताबूत में रखा गया वो इंसान जिंदा हो जाता है और उसने शॉ को बहुत ही बुरी तरीके से पकड़ लिया था। शॉ तो चिल्लाता रहता है लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। ताबूत में रखे गए उस आदमी के बहुत ही नुकीले दांत थे जिससे कि वो डायरेक्टली हमला कर देता है शॉ के ऊपर। यहाँ शॉ के चिल्लाने की आवाज अब डायरेक्टली पीटर के कानों में सुनाई देती है। इसीलिए वो ये पता करने के लिए उस जगह पर चला आया जहाँ पर शॉ ताबूत की देखरेख कर रहा था। लेकिन अब पीटर को उस जगह पर कोई दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो पता करने के लिए आगे चला गया। उसे बस खून के ड्रॉप्स दिखाई दे रहे होते हैं जो और किसी के नहीं बल्कि शॉ के ही थे। पीटर ने अब अपनी जिज्ञासा के लिए ताबूत को ओपन कर दिया। वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि शॉ की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी और शॉ की इतनी बुरी हालत कर दी गई होती है जो कोई भी नहीं कर सकता। पीटर अब यहाँ पर जैसे ही चिल्लाता तभी ऊपर की तरफ से वही खतरनाक आदमी आ गया। उसका तो पूरा चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना होता है जिसने कि पीटर को पकड़ा और उसे बहुत ही बुरी तरीके से काटने लगा। यानी कि उस खतरनाक आदमी ने पीटर और शॉ दोनों को ही मार दिया होता है। यहाँ टॉम और लीना मेन कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे, तभी अचानक वही खतरनाक आदमी दरवाजा तोड़ते हुए सामने आ गया। हमें यहाँ पर रियलाइज होता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ड्रैकुला है जो सारे वैम्पायर्स का राजा था और यही ड्रैकुला सालों से उस ताबूत में सो रहा होता है। ड्रैकुला सबसे पहले लीना की आंखों में दिखता है और उसे अपने कंट्रोल में करके उसे अपने पास बुलाता है। लीना पूरी तरीके से ड्रैकुला की बात मानते हुए उसकी तरफ चली गई। हालांकि टॉम यहाँ पर लीना को मना कर रहा था कि आखिर तुम क्या कर रही हो, वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी है जो कि ताबूत से निकला है और उसने तो हमारे दोनों साथियों को बुरी तरीके से मार दिया। लेकिन लीना तो अपने होशो हवास में ही नहीं होती और वो सीधा चली जाती है ड्रैकुला की बाहों में। ड्रैकुला अब अपने नुकीले दांत निकालता है और तुरंत ही लीना के गले पर काट लेता है। वो तो लिटरली लीना का खून पीने लगा था क्योंकि ड्रैकुला और वैम्पायर्स को इंसानों के खून से ही पावर्स मिला करती थी। टॉम इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, इसीलिए उसने अपनी गन निकाली और सीधा ड्रैकुला के ऊपर फायर करने लगा। लेकिन शायद इसका कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि ड्रैकुला सारे वैम्पायर्स का राजा है और वो एक तरीके से इमॉर्टल है जिसे मारा नहीं जा सकता। वो सारी गोलियां ड्रैकुला की बॉडी की ऊपरी परत पर जाकर लग जाती हैं और वहीं रुक जाती हैं।
टॉम ये चीजें देखकर इतना ज्यादा घबरा गया कि उसे अपना जेरी याद आने लगा। उसने तो चारों तरफ देखते हुए गन चलाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि प्लेन में अब मल्टीपल जगहों पर छेद हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर ड्रैकुला टॉम को जिंदा नहीं छोड़ने वाला था और वो उसे तुरंत ही पकड़ लेता है और उसके गले पर काटकर टॉम को वहीं पर मार देता है। यानी कि अब ड्रैकुला और भी लोगों का खून पिएगा, जिससे कि वो ताकतवर हो जाए और इतने सालों बाद जो कि वो जिंदा हुआ है वो अपनी कम्युनिटी वापस से क्रिएट करेगा। शायद बेन को इसी का डर था और उसने उस ताबूत को छुपाकर इतने सालों से रखा था, पर अब सारी चीजों पर पानी फिर गया है और लोगों की जान खतरे में है। अब हमें यहाँ शहर के अंदर मैरी नाम की एक लेडी दिखाई जाती है। मैरी को पता नहीं कुछ दिनों से अचानक ड्रैकुला के सपने आ रहे थे। वो तो अपने विजन्स में ये देखती है कि ड्रैकुला उसके ठीक सामने मौजूद है और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, पर ये सपने रियलिटी है कि या फिर एक इमेजिनेशन, ये बातें मैरी समझ नहीं पाती। अब हमें यहाँ बेन एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है जो कि ताबूत को ढूंढ रहा था। तभी वो न्यूज पर देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि आज सुबह एक बहुत ही बड़ी एरोप्लेन यहाँ पर आकर क्रैश हुई है। उस प्लेन के अंदर से उन्हें सिल्वर ताबूत भी मिला है जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। बेन ये देखकर एकदम शॉक हो गया और उसे ये समझ में आ जाता है कि जरूर वो सारे चोर ताबूत को लेकर कहीं दूर जा रहे थे। लेकिन अब इस तरीके की हालत को देखकर बेन ने तो अंदाजा लगा दिया कि शायद ड्रैकुला अब आजाद हो चुका है, यानी कि आसपास के लोगों की जान अब खतरे में है। बेन ने सबसे पहले उसका एड्रेस देखा कि आखिरकार उस ताबूत को कहां पर रखा गया है, जिसके बाद वो निकल पड़ा उस जगह पर जाने के लिए। लेकिन यहाँ साइमन, जो कि बेन को अपना एक फादर की तरह मानता था, वो उन्हें इस तरीके से डिफिकल्ट मिशन पर अकेला कैसे जाने देता। इसीलिए उसने शॉप को बंद किया और सीधा बेन के पीछे पीछे चला आया उसकी मदद करने के लिए। यानी कि साइमन भी बेन के साथ इस मिशन में आगे बढ़ेगा, पर ये बातें अभी तक बेन को नहीं पता होती। अब उसी क्रैश हुए प्लेन के पास हमें बेला नाम की एक रिपोर्टर दिखाई जाती है जो कि सारी न्यूज कवर कर रही थी। वहाँ उसके साथ उसका कैमरामैन भी होता है जो सारी चीजें रिकॉर्ड करके दिखा रहा था। लेकिन अब अचानक ठीक पीछे से वही ड्रैकुला आ जाता है जिसने कि बेला को बुरी तरीके से पकड़ लिया था। बेला कुछ नहीं समझ पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसका कैमरामैन उससे भी ज्यादा डरने लगा, जिससे कि ड्रैकुला की नजर उसके ऊपर चली गई। उसने बेला को सबसे पहले छोड़ दिया और कैमरामैन को मारने के लिए आगे बढ़ा। बेला तो बहुत ही ज्यादा डरकर अपनी वैन में जाकर छुप जाती है। वो बाहर लगे हुए कैमरे से देख रही थी कि उस ड्रैकुला ने कैमरामैन को बुरी तरीके से काट लिया है, जिससे कि वो खून बहने की वजह से मारा गया। और अब ड्रैकुला सीधा वैन के अंदर उसका दरवाजा तोड़ देता है और बेला को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। बेला पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में आकर उसके पास आने लगी। यानी कि ड्रैकुला ने यहाँ पर अपना अगला शिकार कर लिया है, जिससे कि उसे ताकत मिलेगी। अब हमें मैरी नाम की वही लेडी दिखाई जाती है जिसे कि एहसास हो गया था कि ड्रैकुला ने हाल ही में किसी दूसरे का कत्ल कर दिया है और वो लगातार ऐसा करते ही जाएगा। यानी कि ड्रैकुला जो भी चीजें कर रहा था मैरी उसे इमेजिन करके देख पा रही थी, जिसका मतलब ये है कि मैरी और ड्रैकुला का जरूर कोई कनेक्शन है। ये चीज हमें आगे चलकर पता चलेगी। अब हमें बेन दिखाया जाता है जो अपने पूरे सामान लेकर टाउन हॉल में आ चुका था। दरअसल उसे अंदाजा हो चुका होता है कि वो ताबूत और सारे मरे हुए लोगों को इसी जगह पर रखा गया है, इसीलिए वो उन्हें देखने आया जैसे कि वो एक मिशन पर था। बेन जब उस जगह पर आ जाता है तो वहाँ पर ताबूत और कई सारे लोगों की डेड बॉडीज रखी गई थी। बेन ने हिम्मत करके किसी भी तरीके से ताबूत को ओपन किया तो उसके अंदर कोई नहीं मौजूद होता। तभी अचानक पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी, इसीलिए बेन काफी डरकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन ये ड्रैकुला नहीं बल्कि साइमन था। बेन साइमन से बोलने लगा कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम शॉप में ही रहना क्योंकि ये पूरा मिशन खतरनाक हो सकता था। साइमन सिर्फ इतना कहता है कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, इस मिशन में मैं भी आपके साथ हूँ। बेन इस बात के लिए मान जाता है और अब वो साइमन के साथ उन डेड बॉडीज को देखने लगा था। बेन अब लीना की डेड बॉडी को खोलता है और उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर साइमन को नहीं समझ रहा था कि आखिर ये लोग तो मर चुके हैं, फिर बेन ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगले ही मोमेंट में लीना जो मर चुकी थी वो अचानक से जिंदा हो जाती है। उसका पूरा शक्ल एकदम से बदल गया था और वो एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुकी थी। लीना तो इतना कहती है कि तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे, और अगले ही मोमेंट में वो वहां से जंप लगाते हुए कहीं दूर भाग गई। तभी अचानक उनके ऊपर पीटर भी हमला करता है जो वैम्पायर बन चुका था। उसके नुकीले नुकीले दांत थे जिसकी मदद से वो दोनों पर अटैक कर देता है। लेकिन बेन के पास भी सिल्वर बुलेट्स वाली गन मौजूद थी। उसने तुरंत ही निशाना लगाकर पीटर को गोली मार दी, जिससे कि वो पीछे जाकर गिर गया। बेन तो अपनी वो गन साइमन को दे देता है क्योंकि प्रोटेक्शन करना जरूरी था। बेन ने खुद अपने ब्रीफ केस में से दूसरी गन निकाल ली और आगे बढ़ने लगा।
साइमन ने ये सारी चीजें पहली बार एक्सपीरियंस की थी, इसीलिए उसके लिए काफी शॉकिंग होता है। हालांकि वो गन लेकर ऊपर की तरफ जा ही रहा था, तभी पीटर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। पीटर तो उसे मारने ही जाता है, लेकिन साइमन ने मल्टीपल गोलियां चलाकर उसे वहीं पर ढेर कर दिया। कुछ ही देर के अंदर अंदर अलार्म बजने के कारण पुलिस ऑफिसर्स वहां पर आ जाते हैं। इसीलिए अब कोई भी पुलिस केस में ना फंसने की वजह से बेन और साइमन वहां से गाड़ी में बैठकर कहीं दूर आ जाते हैं। वो दोनों एक फॉरेस्ट एरिया में रुकते हैं, जहां बेन साइमन को सारी बातें बताता है, क्योंकि साइमन अभी भी कंफ्यूज था इन चीजों को लेकर। बेन ने यहाँ पर साइमन को बताया कि कई साल पहले हमने एक वैम्पायर के राजा ड्रैकुला को पकड़ा था। भले ही सारे लोगों को लगता था कि ड्रैकुला सिर्फ कहानियों में मौजूद है, लेकिन वो रियलिटी में यहाँ आकर लोगों को मार रहा था। मैंने और मेरे साथियों ने किसी भी तरीके से ड्रैकुला को पकड़ तो लिया, लेकिन उसे जान से मारना बहुत ही नामुमकिन था। इसीलिए ड्रैकुला को कैद करने का ही डिसीजन ले लिया गया। इन सारे वैम्पायर्स और ड्रैकुला को सिर्फ और सिर्फ सिल्वर की मदद से मारा जा सकता है, क्योंकि इनकी बॉडी सिल्वर से बहुत ही ज्यादा डरती थी और बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती थी। और यही रीजन था कि बेन ने वो सारे बुलेट्स बनाए, वो भी सिल्वर के, जिससे कि वैम्पायर्स और ड्रैकुलास को चोट पहुंचे। बेन और उसके सभी दोस्तों ने सिल्वर के ताबूत में ड्रैकुला को बंद कर दिया और उसके ऊपर बहुत सारे लीचेस छोड़ दिए जो उसका खून पीते रहेंगे, क्योंकि जब भी ड्रैकुला का खून बढ़ जाएगा तो उसकी ताकतें वापस आ सकती थी। बाद में ये शॉकिंग बात पता चली कि बेन को बहुत ही खतरनाक कैंसर है और वो अपने लास्ट स्टेज पर था। इसीलिए उसने ड्रैकुला का खून अपने बॉडी में इंसर्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनका खून इमॉर्टल होता है और इन सारे खून की मदद से बेन का कैंसर भी ठीक हो गया था। लेकिन उसे इतना तो भरोसा था कि जब भी ड्रैकुला जिंदा होगा तो वो उसे और उसके पूरे फैमिली मेंबर्स को खत्म कर देगा। यहाँ एक शॉकिंग बात पता चलती है कि मैरी और कोई नहीं बल्कि बेन की बेटी है, और शायद यही रीजन था कि मैरी को ड्रैकुला के विजन्स आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हमें मैरी दिखाई जाती है, जो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। वो तो अपने एक दोस्त डेविड के पास मौजूद होती है और उसे सारी चीजें बताती है। मैरी कह रही थी कि मुझे बार बार ड्रैकुला के विजन्स आ रहे हैं और जैसे लग रहा है कि वो मेरे पास आने वाला है। डेविड ने बड़े प्यार से पूछा कि आखिर वो ड्रैकुला चाहता क्या है। मैरी सिर्फ इतना बताती है कि शायद वो मुझे चाहता है और मुझे मारकर मेरी आत्मा को एब्जॉर्ब करना है और मुझे मार के मेरा ब्लड पी के ताकतवर होना चाहता है। हालांकि डेविड को भी ये बातें एक समय पर मजाक लगती हैं, लेकिन फिर भी उसने मैरी को अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए सलाह दी। अब हमें यहाँ पर ड्रैकुला दिखाया जाता है, जो अपने इंसानी फॉर्म में आकर एक शॉप में आ चुका था जहाँ पर मैरी काम किया करती थी। हालांकि उस जगह पर मैरी नहीं होती बल्कि उसकी एक दोस्त लूसी होती है। लूसी तो ड्रैकुला से आकर पूछने लगती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। ड्रैकुला ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे मैरी चाहिए। लूसी को नहीं पता होता कि मैरी इस वक्त कहाँ है, लेकिन ड्रैकुला के पास दूसरा तरीका था। उसने तुरंत ही लूसी को अपने वश में करना स्टार्ट किया और उसे कंट्रोल करते हुए मैरी के घर तक आ गया। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि मैरी अभी भी अपने घर पर आई नहीं होती। बेन ने तो साइमन को अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए भेज दिया था, इसीलिए साइमन मैरी से एक मार्केट में जाकर मिलता है और उसे सारी बातें समझाने लगता है। वहीं बेन अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए सीधा उसके घर पर आ गया, जहां पर वो अभी तक पहुंची नहीं थी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि ड्रैकुला अभी भी उसके घर पर ही मौजूद था, जिसने कि बेन को पकड़कर मारना स्टार्ट कर दिया। वो बेन को बहुत ही घायल कर देता है और वहीं पर फेंक देता है। थोड़े समय में जब मैरी अपने घर पर आती है तो उसने बेड के नीचे देखा तो उसके फादर की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी। उसे किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मारकर वहां फेंक दिया था। मैरी इस बात से बहुत चिल्लाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने ड्रैकुला खड़ा था। ड्रैकुला यहाँ पर मैरी को छोड़ने नहीं वाला, इसीलिए वो लगातार भेड़िए का रूप लेकर उसके पीछे भाग रहा होता है। मैरी तुरंत ही घर से बाहर निकल गई और उसकी मदद करने के लिए साइमन आ चुका था। साइमन के हाथों में वही सिल्वर बुलेट्स वाली गन मौजूद होती है, जिसकी मदद से उसने भेड़िए यानी कि ड्रैकुला के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। साइमन ने जैसे ही उस सिल्वर बुलेट से ड्रैकुला के ऊपर मारा तो वो वहां से गायब हो चुका था, यानी कि वो फिलहाल के लिए तो चला गया है, लेकिन वापस जरूर आएगा। साइमन यहाँ पर मैरी को लेकर एक चर्च में आ जाता है, जहाँ उसने सारी बातें बताई कि किस तरीके से तुम्हारे फादर की बॉडी में ड्रैकुला का खून मौजूद था और तुम उनकी बेटी हो, जिससे कि उनका खून तुम्हारे अंदर भी मौजूद है और यही रीजन होता है कि तुम ड्रैकुला के विजन्स देख सकती हो। मैरी को धीरे धीरे अपनी सारी बातें समझ में आ रही थी, पर अब उनका मुकाबला बहुत ही खतरनाक ड्रैकुला से है, जिसको कोई नहीं मार सकता। इसीलिए वो दोनों लाइब्रेरी में आ जाते हैं, जहाँ पर ड्रैकुला की कमजोरी के बारे में पता लगाया जा सके। उन्हें तो सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि ड्रैकुला और वैम्पायर्स को सिल्वर से मारा जा सकता है, बाकी और कोई रास्ता था ही नहीं उन्हें मारने का, क्योंकि वो इमॉर्टल होते हैं। अब वो दोनों सारी चीजें फिगर आउट कर ही रहे थे, तभी अचानक वहां फिर से ड्रैकुला आ गया, जिसने कि तुरंत ही उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। लेकिन साइमन तुरंत ही ड्रैकुला के ऊपर हमला करने के लिए
अपनी गन लेके आ गया, पर ड्रैकुला बड़ी आसानी से गन को दूर फेंक देता है और साइमन को काफी ज्यादा मारता है। मैरी तो ड्रैकुला से इतना ज्यादा डर गई थी कि साइमन अब उसे कह रहा था कि तुम यहाँ से दूर भाग जाओ। मैरी दूर जाने लगी और अब साइमन पास ही में पड़ी हुई एक बाइबल को ड्रैकुला के सामने रखता है। ड्रैकुला ने तो सिंपली कहा था कि ये छोटी मोटी चीजें मुझ पर असर नहीं करेंगी। इन सारी चीजों की वजह से मैरी को भागने का मौका मिल गया है, इसीलिए साइमन बाइबल को ड्रैकुला के ऊपर फेंकने लगता है। ड्रैकुला का ध्यान भटकते ही साइमन तुरंत अपनी गन के पास चले गया और उसके ऊपर फायर करने के लिए आया, लेकिन तब तक ड्रैकुला वहां से गायब हो चुका था। मैरी तो काफी ज्यादा डर के मारे पास ही में मौजूद एक ग्रेवयार्ड में भागने लगी थी। वहां चारों तरफ अंधेरा था और चारों तरफ धीरे धीरे फॉग बढ़ती जा रही थी। तभी हम ड्रैकुला को देखते हैं जो वहां पर भी मैरी के पीछे पीछे चला आया। साइमन भी मैरी की जान बचाने के लिए उस जगह पर भागने लगता है, पर शायद वो लेट हो जाएगा। मैरी को भी पता चल चुका था कि ड्रैकुला ठीक उसके पीछे है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए एक दीवार के अंदर छुप जाती है। इन सारे प्रोसेस के अंदर मैरी के हाथ पर थोड़ा सा कट लग गया था, जिससे कि उसका ब्लड बाहर निकलने लगा और अब उसी ब्लड को सेंस करते हुए ड्रैकुला उस जगह पर पहुंच जाता है जिसने कि मैरी को दीवार में से बाहर निकाला। और अब ड्रैकुला मैरी से कहने लगा कि मेरे पास आ जाओ क्योंकि तुम मेरा ही पार्ट हो। मैरी सिंपली ऐसा कहती है कि भले ही मेरे बॉडी में तुम्हारा ब्लड मौजूद है, पर मैं तुम्हारी जैसी बुरी कभी नहीं बन सकती। तुम बहुत ही बुरे इंसान हो जो अपने फायदे के लिए लोगों को मारकर उनका खून पीते हो। पर अब शायद ये भाषण ड्रैकुला को बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसीलिए वो मैरी को पकड़ने लगा। हालांकि साइमन उस जगह पर पहुंच चुका था और गन से लगातार ड्रैकुला पर हमला भी करता है, लेकिन ड्रैकुला ने तुरंत ही मैरी को पकड़ा और उसे लेकर वहां से गायब हो गया। साइमन उस जगह की पूरी तलाशी लेता है कि आखिरकार वो उसे कहां लेकर गया होगा, क्योंकि मैरी की जान खतरे में है। साइमन जैसे ही एक जगह पर आता है तभी उसके ठीक सामने लीना, लूसी और बेला आ गए थे, जो पूरी तरीके से काटने के कारण वेम्पायर बन चुके होते हैं। और ये तीनों वेम्पायर्स तो सीधा साइमन के पास आ गए उसे पकड़ के लेके जाने के लिए। हालांकि वो उसे काटने ही वाले थे, तभी साइमन ने बड़ी चालाकी से एक क्रॉस साइड में से निकाला और सीधा बेला की बॉडी में घुसा दिया। बेला तो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है और वहीं गिरकर अपना दम तोड़ देती है, लेकिन लीना और लूसी ने इस मौके का फायदा उठाकर साइमन को मार दिया और उसे बेहोश किया। वो तो अब साइमन को ड्रैकुला के पास लेकर चले जाते हैं। ड्रैकुला एक बिल्डिंग के एकदम टॉप पर बैठा हुआ था, जिसके पास अब मैरी होती है। उसने तो अब तुरंत ही अपने नुकीले दांतों से मैरी को काटना स्टार्ट कर दिया और उसे अपनी जैसा बना दिया। देखते ही देखते थोड़ी देर के अंदर मैरी भी उनमें से एक हो जाती है, यानी कि मैरी भी वेम्पायर बन चुकी थी। ड्रैकुला की ताकतें खून पीने की वजह से पहले से काफी बढ़ चुकी होती हैं, जिसके बाद वो मैरी को अपनी एक कहानी सुना रहा था। वो कहता है कि कई साल पहले मैं एक नॉर्मल इंसान ही हुआ करता था, लेकिन मैंने सोने की सिक्कों की वजह से जीसस क्राइस्ट को धोखा दिया और उन्हें पूरी तरीके से फंसा दिया, जिससे कि ये नौबत आ गई कि जीसस क्राइस्ट को अपना बलिदान देना पड़ा। जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया और उन्हें खत्म कर दिया गया। हालांकि थोड़े समय के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने गलत काम किया है, इसीलिए अपने आप को सजा देने के लिए ड्रैकुला ने खुद को फांसी भी लगा दी। पर यहाँ जीसस क्राइस्ट का श्राप उसे मिल जाता है। हालांकि वो मरकर आजाद होना चाहता था, लेकिन गॉड ने उसे श्राप दिया कि तुम अनंत काल तक जिंदा रहोगे, और उसी मोमेंट के बाद उसे हमेशा के लिए ड्रैकुला बना दिया गया। अब यहाँ ड्रैकुला और मैरी एक जैसे हो चुके थे और वो साथ में मिलकर ही काम करेंगे। ड्रैकुला मैरी को लेकर सीधा साइमन के पास लेके आ जाता है। साइमन को तो बहुत ही बुरी तरीके से लीना और लूसी ने पकड़ कर रखा था, जो कि उसे मारना चाहते थे, लेकिन यहाँ ड्रैकुला मैरी से कहता है कि ये तुम्हारा शिकार है, तुम इसे जाकर काटो और अपनी शक्तियां बढ़ाओ। मैरी तो अब सीधा अपने नुकीले दांतों से साइमन के गले पर काटने के लिए आगे बढ़ जाती है और अब उसने साइमन को बहुत बुरी तरीके से काट लिया था, यानी कि साइमन भी कुछ समय के अंदर वेम्पायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जिसके बाद ड्रैकुला ने मैरी को एक चाकू दिया, जिसकी मदद से वो साइमन का सर काट दे, क्योंकि हमारे दुश्मन कोई नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ मैरी चाकू लेकर आगे तो बढ़ती है, लेकिन तभी लीना ने साइमन के गले पर देखा कि उसके ऊपर काटे जाने का निशान है ही नहीं, यानी कि मैरी ने उसे बिल्कुल काटा ही नहीं है। मैरी तो अब तुरंत ही उस चाकू की मदद से लूसी का सर काट देती है और उसे मारने लगती है। मैरी ने तो चाकू लेकर ड्रैकुला के पेट में घुसाकर उसे घायल भी कर दिया था। ड्रैकुला को भले ही हमला हुआ था, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। वो तुरंत ही अब मैरी के ऊपर हमला करने चला आया, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि मैरी अभी भी उनके अगेंस्ट है। वहीं अब साइमन को दिखाया जाता है, जो लीना के ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश करने लगा। दोनों तरफ एकदम घमासान लड़ाई चालू होती है। साइमन तो लीना नाम की उस वेम्पायर से लड़ाई कर रहा था और वहीं मैरी ड्रैकुला से फाइट कर रही थी, लेकिन ड्रैकुला ने मैरी को काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया था और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है।
वहीं साइमन का दिमाग खराब हो रहा था, इसीलिए उसने चाकू की मदद से लीना का सर ही काट दिया। पर मैरी भी इस तरीके से चुप नहीं बैठने वाली थी। हालांकि यहाँ पर ड्रैकुला बार बार कह रहा था कि मैं इमॉर्टल हूँ और तुम मुझे नहीं मार सकती, लेकिन मैरी ये सारी चीजों में भरोसा नहीं करती और वो तुरंत ही एक रस्सी को ड्रैकुला के गले के चारों तरफ बांध देती है, जिसके बाद वो उसे लेकर बिल्डिंग के ऊपर से कूद गई। ड्रैकुला के गले में रस्सी होने के कारण वो एकदम टाइट होती जाती है और उसका गला दबते जा रहा था। पर मैरी के पास कोई भी सपोर्ट ना होने के कारण वो इतनी ऊंचाई से डायरेक्टली जाकर नीचे गिर जाती है। मैरी को इतना ज्यादा डैमेज हुआ था कि वो अपनी सांसें छोड़कर मरने वाली थी। यहाँ पहली बार ड्रैकुला को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था मैरी को इस हालत में देखकर, क्योंकि इन सारी चीजों में मैरी की कुछ गलती नहीं थी। वो तो सिर्फ मैरी को अपनी जैसा बनाकर प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर अब उसकी जान खतरे में है। इसीलिए अब ड्रैकुला ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी सारी एनर्जीज उससे वापस ले ली, जिससे कि मैरी अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है और जिंदा हो जाती है। लेकिन यहाँ अगले ही मोमेंट में सूर्य की रोशनी चारों तरफ फैलने लगी और जैसे ही रोशनी ड्रैकुला के ऊपर पड़ती है तो उसकी पूरी बॉडी जलने लगी थी। यानी कि अब जाकर ड्रैकुला को मुक्ति मिल रही होती है पूरी तरीके से जलकर। और ये काम सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर मौजूद गॉड ने किया था, क्योंकि भले ही ड्रैकुला ने सारी गलत काम किए थे, पर यहाँ उसने अपने बारे में सोचे बिना मैरी की जान बचाई, जिससे कि उसके सारी चीजें माफ हो जाती हैं और गॉड ने उसे हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। ड्रैकुला के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को सिल्वर ताबूत में ही रखा गया, जो कि बेन की एंटीक शॉप के बेसमेंट में होती है। और अब बेन के जाने के बाद उसकी बेटी मैरी ही इन सारी चीजों की देख रेख कर रही थी। मैरी तो अब साइमन के साथ मैरिज कर बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी। मैरी तो साइमन के साथ मैरिज करके बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी और अपनी जिंदगी को एंजॉय करने लगी। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि मैरी के बॉडी में अभी भी ड्रैकुला का खून मौजूद है, यानी कि आगे चांसेस हो सकते हैं कि मैरी किसी भी तरीके से वेम्पायर में कन्वर्ट हो जाए और ड्रैकुला की लेगेसी को आगे लेकर जाए और हमारी ये कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।